प्यारे स्टूडेंट, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, जिसमें कि हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी सॉल्व करेंगे आज। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को देख रहे हैं, सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की इस क्लास को। तो बात करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी के दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मौर्य वंश की मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त के जैन गुरु की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर ए में है वराह मिहिर, बी में भद्रबाहु, सी में सोमदेव और डी में हरिभद्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु की बात करें तो भद्रबाहु हो जाते, जिनसे कि वो जैन धर्म के दीक्षा लिया था। जिनसे क्या किया था फ्रेंड्स कि जैन धर्म का दीक्षा लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम टॉपिक वाइज आप सभी के हर एक क्वेश्चन लगवा रहे हैं ताकि आप सभी को अभी समय थोड़ा सा ज़्यादा एसएससी जीडी एग्जाम में, तो हम लोग जाते जाते इतना कवर कर ले कि ताकि हम लोग कोई क्वेश्चन न छूटे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज इसको यहाँ पर टॉपिक वाइज आप सभी को कवर करवा रहे हैं, रिविजन करवा रहे हैं ताकि आप सभी को एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। ठीक है ना। इसका पीडीएफ भी आप सभी को दिया जाएगा, तो मैं वीडियो में बताऊंगा कि कहां से आप सभी पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार की बात करें कि पुस्तक के रचनाकार कौन है तो अर्थशास्त्र के हो जाएंगे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि चाणक्य हो जाता है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र के जो रचयिता है दोस्तों कौन हो जाता है? चाणक्य हो जाता है। ठीक है ना। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हो जाता है? चाणक्य हो जाता है, या इसे कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 4 आप सभी का कह रहा है कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर आप सभी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन भी लिया गया, जो कि सारे क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी के हो जाते हैं। ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। किसने? तो मेगास्थनीज जो था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर है कि सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था। तो सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में विदा किया था। तो वो विदा किया था दोस्तों अपने राजदूत को यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये टॉपिक से बनने वाले हर उन प्रश्नों का कवर किया गया है जहां पर कि आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 6 चाणक्य या कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था। तो चाणक्य या कौटिल्य के बचपन के नाम की बात करें फ्रेंड्स कि इसके बचपन का नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके बचपन के नाम की बात करें फ्रेंड्स कि जो चाणक्य था या कौटिल्य था, इसके बचपन का नाम क्या था। तो इसके बचपन का जो नाम हो जाता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि इसका बचपन का जो नाम है हो जाता है विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है विष्णुगुप्त, इसका बचपन का नाम हो जाता है। किसका? चाणक्य या कौटिल्य के बचपन का नाम जो हो जाता है वो हो जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर आप सभी का 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे इसे पूछा गया कि किसे भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी के 7 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। मैकियावेली के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पर मैकियावेली, यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है कि मैकियावेली के जो है अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसे तुलना किया जाता है, नहीं, मैकियावेली से कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र से तुलना किया जाता है। तो यहाँ पर हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दीजिएगा। अगर आप सभी को कोई भी आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, या मैं आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करूंगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आप सभी के प्रश्न नंबर 8। चाणक्य के पिता का नाम क्या था? तो चाणक्य के पिता के नाम की बात करें दोस्तों, तो इसका जो चाणक्य के जो पिता का नाम की बात करें हम, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, तो चाणक्य के पिता के नाम की बात करें फ्रेंड्स तो चड़क हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा प्रश्न सारे इंपोर्टेंट आप सभी के लिए दोस्तों और एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए, तो वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा। अगर आप सभी भी एसएससी जीडी की वर्दी, अगला वर्दी अगर आप सभी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम के सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के महानतम शासक की बात करें फ्रेंड्स कि महानतम शासक कौन था, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में बिंदुसार, बी में है अशोक, सी में चंद्रगुप्त और डी में देववर्मन। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के क्वेश्चन नंबर 9 का, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अभिलेखों में दोस्तों आपको पता है कि अभिलेख वही पहला राजा था जिसने कि अभिलेख लिख रहा था, वही उसका नाम है दोस्तों अशोक, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अभिलेखों में अशोक को किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक को दोस्तों यहाँ पर देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से लिखा गया था, उसमें उस नाम से भी इसे जाना जाता था शिलालेख में, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को, और प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में अशोक की बात करें फ्रेंड्स तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक वर्धन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है ना, अशोक वर्धन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। अगले प्रश्न को बात करते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न करेंगे। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक लिया गया दोस्तों मौर्य साम्राज्य लिया गया, और मौर्य साम्राज्य के हर एक क्वेश्चन पर ध्यान दिया गया। यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया है जहाँ से क्या आपसे एग्जाम में प्रश्न बनने के 100% चांसेस है, ठीक है ना। तो 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स तो किस शासक ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने ही श्रीनगर की स्थापना किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपसे के 13 नंबर कि अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था? अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था? कलिंग के युद्ध दोस्तों, कलिंग का, तो अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर अपना विजय प्राप्त किया था, अपना पताका फैलाया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का 14 नंबर कि कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग के दोस्तों राजधानी की बात करें कि कलिंग की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का, कलिंग की राजधानी की बात करें तो तोसली हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग की राजधानी क्या जाता है फ्रेंड्स? तोसली हो जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15।
15 नंबर प्रश्न है कि अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था। तो अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित पतन नगर बसाया था। ठीक है ना दोस्तों, लग जाओ मेहनत करने में अभी से, क्योंकि अभी दोस्तों एग्जाम में अभी काफ़ी समय है। अगर अभी से आप सभी लग जाते तो आप सभी वर्दी को पा के रहेगा, रियली बता रहे दोस्तों। क्योंकि जो लोग बैठे हैं और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों में उनमें कंपेयर बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है ना, तो अभी से लग जाइए। और ये एक औलौता यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न 16 नंबर की अशोक चक्र कहाँ से लिया गया। तो अशोक चक्र की बात करें फ्रेंड्स कि अशोक चक्र कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया था दोस्तों सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अशोक चक्र में कितनी कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध की बात करें फ्रेंड्स कि किसके बीच कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सम्राट अशोक और राजा अनंतनाथन के मध्य ये कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों आप सभी ने कभी भी एग्जाम दिया होगा या नहीं दिए हैं तो आप सभी जान लीजिए बात को कि ऐसे प्रश्न 100% आप सभी के एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपसे का 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया। तो कलिंग का युद्ध तो अशोक कर लिया भैया, उसके बाद इसने सोचा कि छोड़ो हटाओ अब युद्ध करना बंद करते, अब चलते कोनो धर्म ग्रहण करते। तो इसने दोस्तों बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। कौन सा ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म का। लेकिन जो वही चंद्रगुप्त था मौर्य, वो जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि वो पूजा करता था। लेकिन ये अशोक जो था वो बौद्ध धर्म में आ गया। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगला प्रश्न दोस्तों 19 नंबर प्रश्न कर कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर क्या अपनाया। करें कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर क्या अपनाया। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का धम्म घोष दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद उसने दोस्तों धम्म घोष अपनाया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 20 नंबर, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक किस भगवान की पूजा करते थे। यानी कि जब बौद्ध धर्म जो था अशोक जो था वो नहीं अपनाया था सम्राट अशोक, उससे पहले ये किसका पूजा किया करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा कि बौद्ध धर्म से पहले वो भगवान शिव का ये पुजारी थे भैया, ये भगवान शिव के पुजारी हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपसे का 21 नंबर कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दिया अशोक को दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक को जो दीक्षित किया था वो उपगुप्त था, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, उपगुप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते फ्रेंड्स, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए चल रहा है, वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखी गई थी। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थी भैया वो कौन सी लिपि में लिखी गई थी। तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। कौन सी लिपि थी, तो ब्राह्मी लिपि थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सांची का स्तूप, भरहुत का स्तंभ तथा सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो इस स्तंभ का जो निर्माण की बात करें फ्रेंड्स कि सांची का स्तूप जो था वो कौन करवाया था दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप, भरतूप स्तूप, और ये किसने करवाया था। तो ये सारे स्तूप का जो निर्माण करवाया था दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाए कि इसका सारे का यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस तीनों क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर
तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक के द्वारा ये सारे चीज दोस्तों बनवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 24 नंबर। टोटल दोस्तों आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन लिया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और वीडियो के लास्ट में आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 50 क्वेश्चन में दोस्तों कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो सांची के स्तूप की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है रायसेन मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप स्थित है रायसेन मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। तो अशोक स्तंभ की बात करें फ्रेंड्स कि अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये स्तंभ वाला जो क्वेश्चन है ना 1 से 2 आपसे एग्जाम में 100% पूछेगा, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है अशोक के स्तंभ। अगला प्रश्न है कि भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है। तो भरहुत स्तूप की बात करें तो सरना मध्य प्रदेश में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं। तो यहाँ पर 4 सिंह हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने सिंह हैं, तो 4 सिंह हैं। जो स्तंभ बनवाया गया अशोक का उसमें जो सिंह है वो कितने हैं, तो 4 सिंह हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कालिदास के महाकाव्यमित्र नाटक का नायक कौन है। तो इस नाटक के नायक की बात करें तो अग्निमित्र हो जाता है। अग्निमित्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। अगला प्रश्न 29 नंबर की भरहुत एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था। तो भरहुत एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी का 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा शुंग काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कब करवाया गया था दोस्तों, तो ये शुंग काल में करवाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों 30 नंबर कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें भैया तो वो बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया, अभी हमारे पास 20 क्वेश्चन बाकी है। 30 क्वेश्चन को भी आप सभी को लगा कर जाना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 31 नंबर कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी। तो बृहद्रथ की हत्या की बात करें जो कि भैया अंतिम शासक था, इसका हत्या भी कर दिया गया किसके द्वारा, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसका हत्या भी कर दिया गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात करें फ्रेंड्स कि इसका पुत्र का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी के चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात करें तो यहाँ पर बिंदुसार हो जाएगा। कौन था दोस्तों, बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार ऑप्शन नंबर दोस्तों आपसे कि ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात करें तो। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे का 33 नंबर अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी। तो अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की जो राजधानी थी दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ की कह रहा है कि देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी। तो कलिंग की जो राजधानी थी फ्रेंड्स आप सभी का हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी तो साली हुआ करती थी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं फ्रेंड्स कि 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से किसने बीच तक्षशिला शहर स्थित है। तो तक्षशिला शहर के बीच में कौन सा दोस्तों स्थित है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो तक्षशिला की बात करें दोस्तों कि ये क्या सिंधु और झेलम नदी, झेलम और चेनाब नदी, और यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि चेनाब और रावी नदी, और यहाँ पर दिया है कि रावी और ब्यास नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ध्यान दीजिएगा ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम।
अगला प्रश्न दोस्तों 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो यहाँ पर बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त ने अपना दोस्तों अंतिम दिन गुजारा था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का। अगले प्रश्न की ओर बात करते 36 नंबर प्रश्न जो आप सभी का कह रहा है कि ध्यान से समझिएगा, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। यहाँ पर ये प्रश्न आपसे के पूछ रहा है दोस्तों। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद उसकी प्रशासनिक नीति में काफ़ी बदलाव आया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का दोस्तों 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉक एडिक्ट द्वितीय ने इन्हें महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया था। अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर प्रश्न कर रहा है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि देव नाम प्रिय नाम से किसने दिया था, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाए दोस्तों, अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बात करते 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया था। यानी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अशोक ने, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, तो आपसे से ये प्रश्न पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उपगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का 40 नंबर, यूनानी को भारत से बाहर किसने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का 40 नंबर 1 का कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था। राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो सबसे बड़ा केंद्र था शिक्षा का। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आप सभी का 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खोदे गए थे। तो अशोक के शिलालेख की बात करें फ्रेंड्स कि कौन से लिपि में खोदे गए थे, तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। ठीक है ना, अगले प्रश्न की बात करते 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आप सभी का, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी का, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था। तो 43 नंबर प्रश्न कर रहा है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप 1837। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहली बार अशोक के शिलालेख जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अगला प्रश्न 44 नंबर की मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपसे कि जिले का शासक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिला शासक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे का 45 नंबर कि यहाँ पर कि मौर्य वंश का नटी शासक कौन था। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि मौर्य वंश के नटी शासक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का बृहद्रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बात करते फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 46 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने
जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि मौर्य राज्य अशोक के नाम से ये इनका नाम जो था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते 47 नंबर, कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। तो ये किस पर निर्भर थी? तो ये जो थी दोस्तों निर्भर थी कृषि और पशुपालन। तो कृषि की बात करें दोस्तों तो कृषि अर्थव्यवस्था थी ये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते 48 नंबर की बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार के पुत्र की बात करें तो बिंदुसार का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका पुत्र का नाम जो था वो अशोक हुआ करता था। क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी का? अशोक हो जाएगा आप सभी का। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा कि बिंदुसार के पुत्र का जो नाम था वो अशोक हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का राइट क्वेश्चन नंबर 49 नंबर प्रश्न करा कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार करने भैया सबसे बड़ा जो हाथ था वो चाणक्य का था, ठीक है ना। अगला प्रश्न 50 नंबर की मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन दे पाते हैं। ये क्वेश्चन अगर दोस्तों आप सभी एसएससी जीडी का और इंपोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ आप सभी को एसएससी जीडी से रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट वीडियो मिल जाएगा, जहाँ से कि आप सिर्फ अपना स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।